गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में कॉन्टैक्ट एंगल या स्पर्श कोण। स्पर्श कोण क्या है, इसका क्या रोल है, किस प्रकार से इसको मेजर किया जाता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, इस पर बेस्ड कुछ सवाल अपन डिस्कस करेंगे। आज क्या है कि कॉन्टैक्ट एंगल का जो ये टॉपिक है उस पर बेस्ड थोड़े से अपन डेरिवेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम बना रखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सबसे पहले इन तीनों डायग्राम को गौर से देखिए। ये एक कोई सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस जैसे कि कोई कांच की प्लेट मान लीजिए या फिर कोई धातु की प्लेट मान लीजिए, कोई भी एक ठोस सतह है और उस पर कोई भी एक द्रव की बूंद इस पर रखी गई है, डाली गई है। तो द्रव की बूंद है, वो द्रव की बूंद उस सॉलिड सतह को, उस ठोस सतह को जहाँ पर स्पर्श करती है, उस बिंदु के ऊपर अगर एक लाइन खींची जाए और वह लाइन, वह रेखा वहाँ पर काटे जहाँ पर वह द्रव की बूंद और वह ठोस की सतह आपस में मिलते हों, तो उससे बनने वाला जो कोण है वह स्पर्श कोण होगा। अब यह स्पर्श कोण न्यून कोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, ऋजु कोण भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि इट मे बी लेस देन π/2, ग्रेटर देन π/2 और मे बी इक्वल टू 0 और मे बी 180। तो इनके जो डिफरेंट अलग अलग वैल्यू होंगी स्पर्श कोण की, उन पर बेस्ड, उन पर आधारित थ्योरी पर अपन कह सकते हैं कि वह द्रव की बूंद वह सतह को गीला करेगी या सतह को गीला नहीं करेगी, अर्थात सतह की तरफ उसका जो बल है वह आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, उस स्पर्श रेखा का कोण इस ठोस सतह के साथ में बनाया जाए तो जो थीटा है वह आप देख सकते हैं कि ये π/2 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, π/2 से बड़ा है। तो अगर ऐसा है तो इसको अपन बेड वेटिंग बोलेंगे। बेड वेटिंग बोले तो मतलब यहाँ पर कि यह जो सतह है उसको गीला बहुत कम करेगी, यहाँ अच्छे से इसको गीला नहीं कर पाएगी। इसी के साथ में एक कंडीशन भी लगाई गई है कि अगर थीटा π/2 है, ग्रेटर देन π/2 है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं वाटर हाइड्रोफोबिक। वाटर हाइड्रोफोबिक कि वह पानी के प्रति उसका आकर्षण नहीं होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारी सतह होती हैं, उन सतहों पर अगर पानी की बूंदें डाल देते हैं तो वह उस सतह से चिपकती नहीं है, फिसल जाती हैं। या बहुत सारी सतह पर ऑयल की बूंदें डाल देते हैं तो वो देखते हैं कि वो ऑयल की बूंदें हैं वहाँ पर चिपकती नहीं है, उससे वो स्लिप हो जाती हैं, फिसल जाती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अपन हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आप देखिए इसमें केस नंबर 2 में देखते हैं कि ये थीटा का मान है, यह π/4 दिखाया गया यहाँ पर 45 डिग्री। तो यह जो 45 डिग्री है वो अपन केस लेते हैं जब थीटा का मान है वह π/2 से छोटा है। अगर π/2 से छोटा है तब अर्थात द्रव की बूंद है वह ठोस सतह के साथ में इस प्रकार से इंटरेक्शन करती है, अंतःक्रिया करती है कि जो थीटा का मान, जो स्पर्श कोण का मान है वह π/2 से छोटा है। π/2 से छोटा होने का मतलब यह है कि वह उस सतह के साथ में इंटरेक्शन करती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी अपन डिस्कस करेंगे वो इंटरेक्शन करते हैं। तो इंटरेक्शन करने के साथ साथ में वह उस सतह को गीला करेगी, तो यह कंडीशन बनेगी गुड वेटिंग, अर्थात उसको अच्छी तरह से सतह को गीला कर देती है। अगर थीटा का मान 0 है तो थीटा का मान 0 होने के बाद में भी यह कंडीशन थीटा इज इक्वल लेस देन π/2 में आती है, लेकिन इसमें वह सतह कम्प्लीटली वेट हो जाती है, पूर्ण रूप से सतह को गीला कर देती है। और जो पूर्ण रूप से गीला कर देती है उस सतह को अपन बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो ध्यान रखिए, जब थीटा का मान है वह 0 से बड़ा है तो हाइड्रोफोबिक, और थीटा का मान थीटा का मान π/2 से बड़ा है तो हाइड्रोफोबिक, और थीटा का मान है वह π/2 से छोटा होता है तो हाइड्रोफिलिक कंडीशन होती है। अगर थीटा जस्ट अपोजिट हो 0 के, कहने का मतलब अगर जो स्पर्श कोण है वह इस प्रकार से हो कि थीटा का मान है वह पाई हो, तो पाई और 0 में क्या डिफरेंस है? पाई और 0 में डिफरेंस यह है कि अगर थीटा का मान 0 है, इसका मतलब जो द्रव की बूंद है वो सतह पर पूर्णतः फैल जाएगी, जैसे ये फैली हुई इस प्रकार से फैल जाएगी, और जो थीटा का मान है वह एकदम से 0 बनेगा। लेकिन अगर π/2 है तो ये सतह है तो एकदम से जो द्रव की बूंद है सतह पर एकदम से परफेक्टली गोलाकार बनाएगी शेप, और गोलाकार शेप का मतलब इससे इंटरेक्शन बहुत मिनिमम होगा, और इससे जो बनने वाला कोण है वह होगा अकेला पाई। लेकिन अगर ये फैल जाती है इसके ऊपर तो यह कोण इस तरह बनेगा तो 0 होगा।
तो अगर थीटा का मान पाई है तो पाई होने का मतलब है कि यह एब्सोल्युटली नॉट वेटिंग, परफेक्ट नॉट वेटिंग होगा, सतह को वह गीला नहीं करेगी। तो इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए एक इक्वेशन दी जाती है जो अपन ने अभी यंग प्रत्यास्थता गुणांक में पढ़ा था, तो इसी पर बेस्ड है कि जो यंग इक्वेशन फॉर कॉन्टैक्ट एंगल, स्पर्श कोण के लिए यंग का समीकरण दिया जाता है। उस पर जो द्रव की बूंद है और जो ठोस सतह है उनके बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, किस प्रकार से उनके बीच में अणुओं का फोर्स का इंटरेक्शन होता है, फोर्स आपस में लगते हैं, उसको बेस मानते हुए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो बताए गए हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के ऊपर आधारित एक इक्वेशन है जिसे अपन जो कॉन्टैक्ट एंगल है उसको थीटा सी बोलते हैं। तो यह कॉन्टैक्ट एंगल किस प्रकार से दिया जाता है, तो देखिए यह एक ठोस सतह है, यह जो लाइन दिखा रखी है, इसके ऊपर एक द्रव की बूंद है, वो द्रव की बूंद डाली गई है। तो द्रव की बूंद की जो शेप है वह कुछ भी हो सकती है, उसका जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो लेस देन थीटा भी हो सकता है और ग्रेटर देन थीटा भी हो सकता है, अर्थात थीटा से बड़ा भी हो सकता है, थीटा से छोटा भी हो सकता है। लेकिन अपन देखते हैं कि जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो थीटा सी है। अभी पता नहीं है कि यह 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है, लेकिन कॉन्टैक्ट एंगल इसके साथ में थीटा सी है। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार के माध्यम दिए गए हैं। सबसे पहला वायु का माध्यम है, दूसरा जो लिक्विड जो बूंद ली गई है उसका माध्यम है, और तीसरा जिस ठोस सतह के साथ में जिस सॉलिड सरफेस पर ये इंटरेक्शन कर रही है वो माध्यम है। तो इनके तीनों के साथ में अलग अलग यंग प्रत्यास्थता गुणांक होंगे। तो इस जो लिक्विड की बूंद है, जो द्रव की बूंद है, उसका एयर के साथ में जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा उसको गामा एल वी, लिक्विड टू वेपर बोल सकते हैं। तो लिक्विड टू वेपर या एयर एक ही बात है, तो लिक्विड टू वेपर होगा, और जो सरफेस है उसके साथ में जो इंटरेक्शन होगा वो सॉलिड टू वेपर होगा। जो अंदर की तरफ वाली डायरेक्शन दिखा रखी है वह जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा वह सॉलिड टू लिक्विड होगा। तो इन तीनों को अगर रेखीय डायग्राम में दिखाया जाए, सदिश डायग्राम में दिखाया जाए, तो आप देखिए ये इस प्रकार से होता है, ये थीटा सी है, तो ये गामा एल वी, और ये गामा एस वी, और ये गामा एस एल। तो इनकी वेक्टर डायग्राम देखिए कि वेक्टर डायग्राम के अनुसार अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूँ यहाँ पर, तो यह आ जाएगा गामा एल वी कोस थीटा सी, तो गामा एल वी कोस थीटा सी आएगा, और ये किसके बराबर होगा, ये इन दोनों के डिफरेंस के, क्योंकि डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, तो गामा एस वी माइनस गामा एल वी हो जाएगा इसकी डायरेक्शन के अनुसार। तो थीटा सी का मान, कोस थीटा सी का मान है वह गामा एस वी माइनस गामा एस एल डिवाइडेड बाई गामा एल वी, इसकी वैल्यू अपन को प्राप्त हो जाती है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह इस बात का ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो भी लिक्विड ड्रॉप्स हैं, जो भी द्रव की बूंदें हैं, किसी भी ठोस के साथ में इंटरेक्शन करती हैं, तो उनके इंटरेक्शन का जो मुख्य कारण होता है वो उसका होता है अंतराण्विक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज। उस द्रव की बूंदों के बीच में जिस प्रकार के जो अणुओं के बीच में जो बल लगते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो बल लगते हैं, वो बल जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक वह बूंद है वह अपने शेप को चेंज करती रहेगी। बैलेंस होने के बाद में ही वह जो द्रव की बूंद है उसका आकार डिपेंड करता है कि गोलाकार होगा, या वो जो ड्रॉपलेट है जो बूंद है वह दीर्घवृत्ताकार या एकदम फ्लैट होगी, या द्रव को वह भिगोएगी या नहीं भिगोएगी। इन सब चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं जिनको अपन अभी डिस्कस करेंगे। अभी देखिए इसी में जो एक द्रव की बूंद है उसका मैंने एक डायग्राम बनाया है, और इस द्रव की बूंद के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिस भी मटेरियल की द्रव की बूंद है, जिस भी लिक्विड की है, तो उसमें जो अंदर जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज लगते हैं, अंतराण्विक बल लगते हैं, उस बल को दिखाया गया है। इसमें मैंने जो स्टार बना रखे हैं वो एक्चुअल में डायरेक्शन से, जैसे एक द्रव की बूंद है, उस द्रव की बूंद के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं ये, तो हर मॉलिक्यूल के ऊपर आपस में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन करने का फोर्स लगता है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर यूँ समझ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी बॉल्स हैं, गेंद हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर अगर रख दिया जाए, जैसे कि किसी भी स्वीट मेकर की शॉप में लड्डू रखे होते हैं, जस्ट लाइक दैट, तो उनको पिरामिड आकार में रख दिया जाए, तो हर एक जो अंदर के हिस्से वाली बॉल है उसके ऊपर जो बल लगेगा या उसका इंटरेक्शन होगा वो सब आपस में हर बॉल के एक दूसरे के साथ में होगा। उस एग्जाम्पल का आप समझिए, जैसे कि मैंने ऐसे ही रखा है,
ये अलग अलग द्रव के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको देखिए, यह इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, सबके साथ में इंटरेक्शन में है। जितने भी इसके पड़ोसी हैं, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ में इसका इंटरेक्शन है। तो उन सब के साथ में इसके बल लगेंगे और वो बल बैलेंस होंगे। लेकिन जो सतह के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो बल लगेंगे, वह बल केवल इसके साथ में, इसके साथ में, ऊपर की तरफ वो बल बैलेंस नहीं हो पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार देखिए, जो अंदर की तरफ वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो बल हैं वो सब दिशाओं में लगते हैं, बैलेंस होते हैं। लेकिन सतह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो बल हैं वो आपस में लगते हैं और डाउनवर्ड लगते हैं, ऊपर की तरफ बल बैलेंस नहीं हो पाते। तो इस बल को बैलेंस करने के लिए ही जो सरफेस टेंशन है वो क्रिएट होता है, और वह उसकी सरफेस को मिनिमाइज करने की, उसकी सतह को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। और जो भी द्रव की बूंद है वो अपने आकार में आती है। वह डिपेंड करता है कि उस पर सरफेस टेंशन कितना लग रहा है और मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज है वो किस प्रकार से है, ताकि सरफेस है वो मिनिमाइज हो सके और जो द्रव की बूंद है वह अपने इस एक खास आकार में आ सके। देखिए, सरफेस टेंशन इज कोज्ड बाय द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, कि किसी भी जो द्रव की बूंद है उसके ऊपर जो अनबैलेंस्ड फोर्स हैं, उसके कारण से जो सरफेस टेंशन होता है वह एक्चुअल में सरफेस टेंशन का कारण है। जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो किसी द्रव की बूंद है, उस द्रव की बूंद में लिक्विड जो ड्रॉप्स है उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो कि बल संतुलित नहीं है, उसके कारण से सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। तो इसी के लिए जो अभी मैंने यंग की कॉन्टैक्ट एंगल इक्वेशन डिस्कस किया था, उसका थोड़ा डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन यह है, देखिए कि ये कोई भी ठोस सतह है, उस ठोस सतह के ऊपर कोई भी एक द्रव की बूंद है, उस द्रव की बूंद के कॉन्टैक्ट के साथ में अपन ने एक स्पर्श लाइन खींची है और वह कॉन्टैक्ट एंगल बनाती है सरफेस सतह के साथ में, जो ठोस की सरफेस के साथ में, और वह थीटा सी होगी। तो थीटा सी है, तो चूँकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि थीटा सी का मान है वह 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा होने का मतलब है यह हाइड्रोफिलिक होगा, अर्थात जो सतह है उसको भिगोएगी। तो इसका वेक्टर डायग्राम देखिए, तो वेक्टर डायग्राम से देखते हैं तो ये जब अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, ये थीटा सी है। जब इसका प्रोजेक्शन इधर लेके आएंगे तो गामा एल वी, तो ये हो जाएगा को गामा एल वी कोस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा गामा एस वी माइनस गामा एस एल। तो इसे कोस थीटा सी इज इक्वल टू गामा एस वी माइनस गामा एस एल डिवाइडेड बाई गामा एल वी से डिराइव किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट एंगल है, तो आप देखते हैं कॉन्टैक्ट एंगल है वो डिपेंड करता है कि सरफेस वेपर और सरफेस लिक्विड के बीच का अंतर प्रत्यास्थता गुणांक का डिवाइडेड बाय जो लिक्विड वेपर है उससे कर देते हैं तब। तो अपन कह सकते हैं जो स्पर्श एंगल है, जो स्पर्श कोण है, कॉन्टैक्ट एंगल है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मेजरमेंट एज द एंगल वेयर लिक्विड और ए वेपर इंटरेक्ट विद सॉलिड सरफेस, कि द्रव या वाष्प की जो कण है वो किसी भी ठोस सतह के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, स्पर्श में आते हैं, उस बिंदु पर कोण का मापन ही स्पर्श कोण कहलाता है। थैंक यू।